नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भाई। अब नीतीश कुमार कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की मुहिम पर निकल चुके हैं ताकि 2024 में बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा किया जा सके। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर नीतीश कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात हुई। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की थी। अब नीतीश कुमार और खड़गे दूसरे विपक्षी नेताओं से बात करेंगे। आज की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि जितने लोग सहमत होंगे उनके साथ आगे बढ़ा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में अप्रैल के आखिर तक एक बैठक होगी जिसमें आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। कुछ दिन पहले शशि थरूर ने कहा था कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मुद्दे पर विपक्ष में एकता देखने को मिल रही है और ऐसे में कांग्रेस को चाहिए कि किसी छोटे दल को आगे करके एकता की पहल की जाए। 200 सीटों पर कांग्रेस सीधे बीजेपी को टक्कर देती है। बाकी की सीटों पर साझा उम्मीदवार दे दिए जाएं तो बीजेपी के लिए जीतना आसान नहीं होगा। तो क्या कांग्रेस इसी तरह के किसी फॉर्मूले पर विचार कर रही है? कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आज की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि बुनियादी बातें तय हो गई हैं। वहीं राहुल गांधी ने इस बैठक को ऐतिहासिक कदम बताया है। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीज़ों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बात हुई। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। चलिए, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक मूवमेंट है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जितने साथ आ जाएंगे उनको लेकर आगे बढ़ेंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार और राजनीतिक विश्लेषक कार्तिकेय बत्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आशुतोष, अगर थोड़ा पीछे जाएं तो फरवरी के महीने की बात है, आई थिंक, तब भी नीतीश कुमार साहब ने इस तरह की बात की थी कि अगर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल एक साथ आ जाएं तो भाजपा को जो है वो 100 सीटों पर सिमटाया जा सकता है। इसी सिलसिले में आज वो बाहर निकले, कह रहे जितने लोग साथ आ जाएंगे हम उनको लेकर साथ चलेंगे। तो नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं विपक्षी एकता की, लेकिन अल्टीमेटली इस एकता के साथ जाएंगे तो चुनावी मैदान पर तो जो बात कह रहे हैं कि भाजपा को 100 पे समेट देंगे, क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये बातचीत है या इस बात में थोड़ा बहुत दम भी है? देखिए, ये तो एक राजनीतिक नेता का वक्तव्य है, उनका बयान है। नीतीश कुमार को आशावादी होने का पूरा अधिकार है और हक भी है, उनको होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो ये कहेंगे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी तो अब सरकार बनाएगी, 300 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी, तो जाहिर सी बात है फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होते। ऐसा है नहीं। तो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की बात करेंगे और उनको अपने काडर का मनोबल बढ़ाना है, साथ ही साथ विपक्षी एकता को मजबूत भी करना है और इसी उद्देश्य के साथ लड़ना होगा। लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत सारे लोग जो विपक्षी एकता को लेकर एक बहुत ही स्केप्टिकल जिनका वो था कि बहुत ही अनिश्चित का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे थे, बड़े निराशावादी थे, कम से कम उनके लिए ये एक खबर है कि इस बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये नहीं है कि नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात हुई है या राहुल गांधी उस मीटिंग में शरीक हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई है। क्योंकि अभी तक यह माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी या जो भी विपक्षी एकता की बात हो रही थी, उस विपक्षी एकता में अरविंद केजरीवाल केसीआर और अखिलेश यादव के साथ दूरी मेंटेन कर रहे थे
वो एक तीसरे फ्रंट की फिराक या तलाश में थे। तो कम से कम ये जो एक मिसगिविंग अभी तक बनी हुई थी उसको उस पर एक तरीके से जरूर धक्का लगा होगा। इसलिए मेरी नजर में अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार की मुलाकात ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैद्धांतिक स्तर पर जहां तक कांग्रेस और जेडीयू और आरजेडी की बात है तो बिहार में तो गठबंधन में है ही ऑलरेडी। तो उस गठबंधन को एक तरीके से रिटरेट करने की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता इस बात को लेकर यह थी कि कांग्रेस चूंकि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते न केवल उसकी सहमति सहभागिता इसमें जरूरी है, बल्कि इसके साथ साथ संदेश देना भी जरूरी है कि कांग्रेस को लेकर ही कोई ना कोई बड़ी विपक्षी एकता की पहल की जा सकती है। और उसमें अगर अरविंद केजरीवाल जुड़ते हैं, जैसा कि इस बातचीत से संकेत मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह विपक्षी एकता के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और ऐतिहासिक तो खैर मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी बहुत लंबा वक्त गुजरना है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि महज कुछ नेताओं की मुलाकात होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी जो है वो 100 सीटों पर आकर सिमट जाएगी। जी ठीक है, तो लेकिन आशुतोष कह रहे हैं कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हम देखें तो केजरीवाल की जो राजनीति है वो तो कांग्रेस विरोधी रही है। आशुतोष तो ये बोल रहे हैं, हर्षवर्धन जी भी जुड़ गए साथ में। हर्ष जी, ये क्या वाकई एक जोड़ के तौर पे इसे देखें या कहें कि कांग्रेस ने अपने आप को थोड़ा पीछे खींच लिया है, नीतीश फ्रंट पर आ गए हैं और जो लोग कांग्रेस के साथ आना नहीं चाहते थे वो कांग्रेस की मौजूदगी में तो आ जाएंगे लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व तो स्वीकार नहीं करेंगे? क्या इसको अब इस तरीके से देखें, जैसा शशि थरूर भी कह रहे थे कि अब इस मौके को आपको आगे बढ़ना चाहिए और छोटी पार्टी को किसी को आगे करना चाहिए और खुद पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन ये मौका है कि जिस तरह राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ सारा विपक्ष एक साथ आ जाएगा? देखिए विपिन जी, विपक्ष को राजनीति के लिए कोई न कोई रास्ता खोजना एक जरूरी उसके लिए है और वो रास्ता खोज रहे हैं। इसको यूं भी देख सकते हैं कि हर तरह के तरीके आजमाए जा चुके, अलग अलग अगर कहें तो किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, राहुल गांधी और दूसरे लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे। अभी तो ज्यादा दिन नहीं बीता है, जब चुनाव हो रहा था तो उस वक्त ममता बनर्जी ने कहा कि ये क्या करने आते हैं यहाँ। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है तो ममता बनर्जी के जाने का मतलब ये भाजपा को लाभ हो। अब अरविंद केजरीवाल से भी नीतीश जी की मुलाकात हो गई, लेकिन ये कोई पहली मुलाकात नहीं है। तेजस्वी यादव के साथ पहले भी वो फोटो आ चुकी है, फोटो अपॉर्चुनिटी हो गई है। एक तरह से कहें कि दोबारा इसी को पेश किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि इससे हासिल क्या होगा। तो एक तो ये कि कम से कम कहने के लिए ही सही ये सारे के सारे नेता एक साथ फोटो खिंचा सकते हैं, जैसी आज एक तस्वीर जारी की है राहुल गांधी की तरफ से। विकल्प कहां है इसके अलावा? और संयोग देखिए कि कर्नाटक का चुनाव है। इसी कर्नाटक में जब कुमार स्वामी की सरकार बनी थी तब तो सोनिया मायावती जी अगल बगल थे, कहा गया था कि ऐतिहासिक हो गया, क्रांति हो गई। लेकिन मूल समस्या जस की तस है। मूल समस्या क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी अपने बूते कहीं अलग से कुछ बढ़ती हुई दिख रही, कुछ लड़ती हुई दिख रही? जवाब है नहीं। कांग्रेस पार्टी सोच कैसे रही है? तो राहुल के साथ प्रियंका जाती हैं और कहा जा रहा है कि वायनाड से अब अगर वो जरूरत पड़ गई तो उपचुनाव में लड़ेंगी। इसका मतलब अंदर खाने ये बात हताशा में है कि अब नहीं बन पाएंगे सांसद राहुल जी फिलहाल, यानी इतना उनको समझ में आ गया है। फिर इसके आगे क्या ये जो गठजोड़ आता हुआ दिख रहा है ये कहीं से एक दूसरे के साथ एक ट्रस्ट वाला फैक्टर है क्या? भरोसा जिसको कहते हैं। अब भरोसा कितना है उसका अंदाजा लगाइए कि शरद पवार 3 दिन में 3 बयान दे चुके हैं। सारी हवा राहुल गांधी निकालने की बात करेंगे, अच्छा भाई ठीक है, जब तुम लोग इसी पे मरकट रहे हो, विपक्षी एकता का मसला है तो करा लो जेपीसी। मतलब अंदाज विपक्षी नेताओं का आप देखिए। और अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम सबको करा देंगे, सारा मामला जोड़ देंगे। तो विपक्ष के फोटो ऑप्टिक्स के लिहाज से अच्छा है, विपक्ष ये समझ गया इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, अच्छा है। लेकिन जब हम चुनाव के लिहाज से देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। अरविंद जी को सब जानते हैं, ममता जी को सब जानते हैं। अभी जैसे ही टिकट की बारी आएगी या चुनाव लड़ने की बारी आएगी तो ये लोग तुरंत कहेंगे कि हम क्यों दें तुमको, सवाल ही नहीं उठता, नहीं देंगे। अभी कर्नाटक में चुनाव होगा तो 3 पार्टियां अगर आमने सामने हर जगह लड़ती हुई दिखेंगी तो यही है। जेडीएस का एक कोना अलग था,
लेकिन अब नया 3 पार्टी हो गया है, भाजपा कांग्रेस के अलावा एक आम आदमी पार्टी टूट पड़ी है, और ये हर राज्य में होगा क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी केजरीवाल जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये फोटो अपॉर्चुनिटी भर है, सब परेशान हैं, त्रस्त हैं, सबके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, तो चलो फोटो वोटो खिंचा लेते हैं, इससे ज्यादा तो मैं देख नहीं पा रहा। ठीक है हर जी, एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में, लेकिन क्या यहां पर कांग्रेस ने इतना स्टैंड भर जरूर ले लिया कि उन्होंने कहा कि चलिए मैं फ्रंट सीट छोड़ रहा हूं, पीछे हट रहा हूं, आप जोड़ने की कोशिश कर लीजिए? आपको लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर यह व्यवहार कोई व्यवहार है, और इससे जो बचा खुचा मतदाता भी है वो उनसे दूर हो जाएगा? विकल्प नहीं है ना उनके पास, ये तो पहले ही कह चुके हैं। राहुल गांधी तो पुराने मैदान छोड़कर भागने वाले हैं, और खड़गे जी ने कहा कि हम पीछे चले जाएंगे, हमारा कोई प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं, क्योंकि सबको लगता है कि राहुल को कोई स्वीकार नहीं करेगा प्रधानमंत्री के तौर पर। अब तो सांसद पर भी संकट है, तो मुझे नहीं लगता कि पीछे हटने जैसे, हाँ संकट में बहुत है विपक्ष, उसकी साख न्यूनतम के भी नीचे जा चुकी है, उसको बचाने की कोशिश भर है। ठीक है प्रेम कुमार जी, जो अभी जिक्र कर रहे हर्षवर्धन भी, और मैंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू सुन रहे थे अमित शाह साहब का, तो वो भी बोल रहे थे कि विपक्षी एकता में क्या, साथ तो आ गए लेकिन करेंगे क्या, और वही बात कि क्या वो एक दूसरे को अपने सीटें देंगे, जब बात आएगी टिकट बंटवारे की तो क्या आपस में वो सहमति, वो समन्वय दिखाई देगा? तो वही सवाल अब फिर उठ रहा है। जी विपिन जी, ऐसा लगता है कि अतीत में कभी विपक्ष के दलों ने मिलजुल करके चुनाव लड़ा ही नहीं है, एक दूसरे को कभी सीट साझा किया ही नहीं है, और चूंकि अतीत में नहीं हुआ है तो अब भी नहीं होगा और आगे भी नहीं होगा। ये कैसी बचकानी बातें हो रही है? जब विपक्ष के नाम पर जो कुछ भी गठबंधन होता है, 100% विपक्ष की एकता तो कभी हुई नहीं और न कभी होगी, लेकिन एक वैचारिक आधार पर गठबंधन बनता है। और गठबंधन आप देखिए ना, ये आशुतोष जी सही कह रहे हैं कि एक बड़ा मौका है, जबकि आम आदमी पार्टी से नीतीश कुमार मिल रहे हैं कब, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद मिल रहे हैं ना, तो इसका सिग्निफिकेंस है, इसका इंपॉर्टेंस है। और जब पीडीपी और बीजेपी मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं, शिवसेना महाअघाड़ी का हिस्सा हो सकती है, या नीतीश कुमार महागठबंधन में बिहार में प्रयोग कर सकते हैं, एसपी और बीएसपी उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर मिलकर के चुनाव लड़ ले तो ये अनोखी बात तो नहीं हो सकती। हाँ, पहली बार होगा, इसलिए इसका महत्व है। अगर ऐसा हुआ तो ये जो कोशिश है, ये कोशिश निश्चित रूप से क्यों है ये समझना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं हो पा रहा था, अब ऐसा मुमकिन होता दिख रहा है, क्योंकि जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो बीजेपी की पॉलिटिक्स पहले भी एक बार हमने ये मंच साझा होते हुए देखे थे प्रेम कुमार जी, 2019 के चुनाव के पहले, लेकिन वो गठबंधन कब बना कब टूटा कुछ समझ में नहीं आया। क्षमा कीजिए, फिर से पूछिए। मैं कह रहा हूँ 2019 का जो चुनाव था उसके आसपास भी इस तरह के हमने एकता आती हुई देखी थी, जब सब साथ में आए थे, लेकिन फिर वो कहाँ रही कहाँ गई कुछ पता नहीं चला। देखिए, पिछला चुनाव यूपीए और एनडीए के तहत हुआ था, इस बार यूपीए के अलावा एक कोशिश हो रही है, स्टेट लेवल पर कोशिश हो रही है, नहीं भी सफल हो सकती है, ये भी मुमकिन है, क्योंकि अभी तक कोई ढांचा खड़ा नहीं हुआ। लेकिन मीटिंग के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी बयान दिया है, तो अब लगता है कि एक सैद्धांतिक सहमति बन गई है कि जितने ज्यादा दल इकट्ठा हो सके, वो सारे दल जिनको लगता है कि बीजेपी उनके लिए खतरा है, संघीय ढांचे के लिए खतरा है, वो क्षेत्रीय दलों के लिए खतरा है, वो सारे दल निश्चित रूप से अब उनका बीजेपी का मुकाबला करने के लिए एक गठबंधन बनाने की सोच रहे हैं। और अब जहां तक नेतृत्व की बात है, तो नेतृत्व पहले तय होगा तब जाकर के गठबंधन बनेगा, ये कोई शर्त है क्या? नेतृत्व का तो मैंने अभी सवाल ही नहीं पूछा सर, हो सकता है आपको किसी और डिबेट का पॉइंट याद रह गया हो, मैंने नेतृत्व की तो बात ही नहीं की अभी। तो खैर चलिए, ये नेतृत्व का सवाल आया था हर्षवर्धन जी ने, हाँ हर्ष जी ने उठाया, ठीक है हर्ष जी ने उठाया था, हाँ मैंने नहीं पूछा। चलिए ये सवाल लेके मैं कार्तिकेय के पास चले जाता हूं कि आज ये सवाल पूछा गया इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई कौन होगा लीडर, और ठीक है कोई बात नहीं ना बताया जाए, लेकिन कोई जवाब कोई संकेत आया नहीं कार्तिकेय वहां से। जी विपिन जी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं क्योंकि टाइम जोन का फर्क है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि लीडर का अलायंस फॉर्मेशन से पहले होना अनिवार्य नहीं है। अगर आप इस समय देखें
तो अगर पार्टीज के पास कॉमन ग्राउंड है साथ में आने का, वो ही सफिशिएंट है शायद। इनफैक्ट अगर आप लीडर अनाउंस करेंगे तब तो आप अपने लिए ज्यादा दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि बोला गया कि किसी की एक्सेप्टेंस नहीं है, किसी के पास क्रिटिकल मास नहीं है, कोई किसी का समन्वय नहीं है, ये सब कॉन्ट्रडिक्शंस रहेंगे। लेकिन फिर भी एक फॉर्मेशन बनाना इलेक्शन से पहले एक पॉजिटिव स्टेप है ऑपोजिशन के लिए। और सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि ये 1 साल पहले जो हो रहा है ये बड़ी बात है। आपने 19 का जो उदाहरण दिया, तो ऐसे मैं आपके शोज पे भी कई बार बोल चुका हूं, अलायंसेस की क्रेडिबिलिटी तब होती है जब वो एक ऑर्गेनिक तरीके से सामने आए किसी एक मुद्दे पर। अगर केवल अरिथमेटिक के बेसिस पर अलायंस बनते हैं, तो हम ये देख रहे हैं पिछले 5-7 सालों में अरिथमेटिक बेस्ड अलायंसेस फ्लॉप हो रहे हैं। चाहे वो सपा बसपा 2019 हो, चाहे वो कांग्रेस जेडीएस 2019 हो, क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत आसान हो जाता है उसको ऐसे प्रोजेक्ट करना कि एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है हमें हराने के लिए। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म जिसका एक आधार है, जिसके पीछे एक सोच है, जिसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है, अगर वो बनकर सामने आता है और उसको 1 साल का जेस्टेशन पीरियड मिलता है, तो मुझे लगता है कि बात थोड़ी बन सकती है क्रेडिबिलिटी फ्रंट पर। पूरी बात अभी भी नहीं बनेगी, लेकिन बन सकती है। मुझे इसमें एक और एंगल दिखता है, शायद आपके जो हमारे जो सीनियर्स बैठे वो बोल चुके होंगे। मुझे इसमें जो एंगल टाइमिंग का भी दिखता है कि देखिए, शरद पवार जी की जो बातें आई पिछले कुछ दिनों में, उसके बाद शायद कांग्रेस थोड़ी ज्यादा प्रोएक्टिव इसलिए भी हो गई है कि उनको ये लग रहा हो कि अगर जब तक हम डिदर करते रहेंगे तब तक जो ये बाकी रीजनल प्लेयर्स हमारी वेट कर रहे हैं ये छिटक ना जाएं। तो हो सकता है कि ये जो मुहिम में जो ये स्पीड आई है उसके पीछे ये भी एक कारण हो। ठीक है, तो आशुतोष जी, अगर मान भी लिया जाए कि गठबंधन बन भी जाता है, सारी पार्टियां एक हो भी जाती हैं, तो क्या ये मिलके जहां जो मुकाबला यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वो जिस जगह जिस ग्राउंड पे जिस स्थिति में खड़ी हुई है, क्या उसको टक्कर दे पाएंगे? देखिए विपिन जी, पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि हम जब इसको 2019 से तुलना करते हैं तो शायद विपक्ष के साथ हम अन्याय करते होते हैं, क्योंकि राजनीति और जिंदगी का बहुत अजीब तरीके का रिश्ता होता है। ये आग का दरिया डूब के जाना है। जब तक आपको इस बात का एहसास ना हो जाए राजनीतिक दलों को कि हम दूसरों से गठबंधन नहीं करेंगे, तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जब अस्तित्व का संकट आता है तभी जाकर सबकी ये मजबूरी होती है कि हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाए। अन्यथा तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं ही। अगर डिफरेंसेस नहीं होते तो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार सब कांग्रेस पार्टी के साथ होते, या कांग्रेस पार्टी के नेता उनके साथ होते, एक ही पार्टी में होते, सबका एक ही चुनाव चिन्ह होता, चुनाव लड़ते। लेकिन एक बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं और इतिहास से सबक नहीं लेते हैं कि चाहे 1967 हो, चाहे 1977 हो, चाहे 1989 हो, जब विपक्ष एकजुट हुआ है तो जब भी एक पार्टी का एक छत्र राज रहा है उसको धक्का पहुंचा है। 67 के अंदर अगर आप देखें तो उससे ज्यादा विचारधारा के स्तर पर अलग अलग ध्रुवों पे कोई पार्टी तो थी ही नहीं। 77 में भी यही स्थिति थी, 89 में भी यही स्थिति थी। एक तरफ समाजवादी थे, दूसरी तरफ वामपंथी थे, तीसरी तरफ जनसंघ थी, जिनका विचारधारा के स्तर पर किसी तरीके कोई मेल मिलाप नहीं था। और तीनों जो पॉलिटिकल फ्रंट्स थे वो बहुत ही कमजोर स्थिति में थे। किसी के पास 10 या 12 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, या किसी के एक दो को छोड़ के किसी के राज्य में सरकार भी नहीं थी। लेकिन जब 67 में एक साथ आए तो 9 राज्यों में उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। 77 में जब सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर जनता पार्टी बनी तो कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, सत्ता से बाहर पहली बार होना पड़ा। 1989 में जब किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस पार्टी की सीटें 200 से कम हो सकती हैं, उस वक्त कौन कौन साथ में थे? ज्योति बसु और लाल कृष्ण आडवाणी एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे। कभी किसी ने सोचा था कि ज्योति बसु और लाल कृष्ण आडवाणी एक साथ बैठेंगे? वीपी सिंह जिन्होंने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करूंगा, सब एक साथ क्यों आए थे? क्योंकि सबको अपना अस्तित्व खतरे में लग रहा था। आज 2023 में सबको अपना अस्तित्व खतरे में लग रहा है, इसलिए विचारधारा एक किनारे पे होगी। सबको मिलकर ये सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी से कैसे निपटे। और अगर ये विपक्षी एकता स्वरूप ग्रहण करती है तो यकीन मानिए कि बीजेपी को नुकसान होगा। हाँ, कितना नुकसान होगा मैं नहीं कह सकता। दूसरी बात यह है, एक मिनट सर, जो आपने अभी कहा कि 2019 से हमको जाकर तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर आपने ही बहुत पीछे की कुछ डेट्स दिखा दी, तो जब 2019 से चीजें बदल रही तो क्या तब से नहीं बदलेंगी? हाँ, बिल्कुल, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या किसी ने सोचा था 1951 के चुनाव में विपक्षी एकता हो जाएगी?
1957 के चुनाव में हो जाएगी, 1962-63 के चुनाव में एकता हो जाएगी। जब 3 चुनाव बुरी तरीके से हार गए और अस्तित्व का संकट है, तब 67 के अंदर एकता हुई। जब 70 का चुनाव बुरी तरीके से हारे सारे विपक्षी दल मिलकर इंदिरा गांधी को नहीं हरा पाए, तब 77 में लगा कि अब तो अस्तित्व खत्म, तब इकट्ठा हुए। 80-84 विपक्षी दल जो है अलग अलग लड़े, क्या हालत हुई सबको मालूम, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर आके थी। दूसरी बात यह है कि जब कांग्रेस पार्टी को अगर इतनी ही खराब है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इतने ही नाकारा है, तो सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों राहुल गांधी पर हमले करते हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी पर हमले? इसका मतलब यह है कि वो अपने दिल में मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास आज भी 12 करोड़ वोटर है और 1998 के बाद से 12 करोड़ वोटर उनके पास इंटैक्ट है। इसलिए क्योंकि कभी भी ये 12 करोड़ बढ़ के बीजेपी के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। ठीक। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ना तो कांग्रेस पार्टी को अंडर एस्टिमेट करते, ना राहुल गांधी को अंडर एस्टिमेट करते। हाँ, उनके समर्थक जरूर अंडर एस्टिमेट करते क्योंकि उनके नैरेटिव का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ कार्तिकेय और हर्षवर्धन दोनों आपकी बात का शायद जवाब देना चाहते हैं। मैं हर्षवर्धन के पास पहले जा रहा हूं, दोनों ने हाथ उठाया। जी हर्षवर्धन। देखिए, आशुतोष जी जो कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन जो स्थितियां वो बता रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं। ठीक बात है कि जब एकदम से लगता है कि अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया, बचेंगे नहीं, तब जाकर सब साथ चले आते हैं। लेकिन अभी जरा आशुतोष जी अगर ठीक से स्थितियां देखें तो जो फॉर्मेशन है पॉलिटिक्स का वो बदल गया है। आप अभी भी वहीं रुके हुए खड़े हुए क्यों देख रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा, क्योंकि आप तो आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़े थे। आम आदमी पार्टी जिस तरह से उभर कर आई है, आप उसको शायद मतलब जान के भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आप इस डिबेट में इतनी देर से जो आप बात कर रहे हैं वो कुछ यूं बात कर रहे हैं जैसे आप अरविंद केजरीवाल को जानते नहीं। अरविंद केजरीवाल के अस्तित्व पर सवाल नहीं है। ठीक है कि उनको मनीष सिसोदिया फंस गए हैं, सत्येंद्र जैन जेल गए हैं, अरविंद केजरीवाल की अपनी एक शैली, अरविंद केजरीवाल खुद मोदी शाह से निपट रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि दिल्ली और पंजाब उनको क्यों मिला है। ममता बनर्जी को किसी की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी की जो नाराजगी भी आई वो इसीलिए कि कांग्रेस फिर से क्यों एक सीट पर आ गई। तो जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा अलग है आशुतोष जी। बाकी आपकी बात मैं एकदम मानता हूं कि अस्तित्व का संकट है, फंस गए हैं, लेकिन ये सब जब इस तरह से दिखेंगे तो एक नैरेटिव तो भाजपा की तरफ से भी आएगा ना कि सारे सजा याफ्ता भ्रष्टाचारी उनका गिरोह एक साथ आ रहा है। क्या पहले ऐसे किसी नेता पर इस तरह का आरोप लग सकता था क्या? ये मैं सवाल मतलब जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप पहले से देख रहे हैं राजनीति। बिल्कुल विपिन जी, आपने बहुत बढ़िया, माफ करेगा हर्षवर्धन जी, बहुत बढ़िया बात की। एक चीज मुझे लगता है कि हमारे में से बहुत सारे लोग वो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स को ही नहीं समझते। मैं बहुत माफी के साथ चाहता हूं इस बात की। आम आदमी पार्टी विधानसभा के चुनाव में एक बहुत ही मजबूत पार्टी है, बहुत मजबूत पार्टी है। वो पंजाब में 92 सीट लेकर आती है, लेकिन जब चुनाव के बाद जब लोकसभा का चुनाव लड़ती है तो मुख्यमंत्री की सीट भी हार जाती है। वो नंबर 2 की पार्टी होती है। जिस दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी विधानसभा में 67 और 62 सीट लेकर आती है, वो 2014 में भी खाता नहीं खोल पाई और 2019 में भी खाता नहीं खोल पाई। ये आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है। आम आदमी पार्टी आज भी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलने के बाद भी वो दिल्ली में जब चुनाव लड़ती है तो तीसरे नंबर की पार्टी होती है। ये आम आदमी पार्टी की मजबूरी है कि उसको विपक्ष के साथ रहना होगा अगर पार्लियामेंट के चुनाव में उसको रेलिवेंट होना। दूसरी बात, हमारा जो वोटर है उसका भी दिमाग काफी बदला। आप कर्नाटक का उदाहरण उठा के देखिए। कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के चुनाव में कभी भी कांग्रेस से ज्यादा वोट नहीं मिला, कभी भी नहीं, हमेशा 2 से 3% कम मिला। पार्लियामेंट के चुनाव में 7 से 23% का जंप आता है। 2004 में भी बिना नरेंद्र मोदी के, 2009 में भी, 2014 में भी और 2019 में भी। ये जो वोटर की अंडरस्टैंडिंग है कि पार्लियामेंट में हमको अलग तरीके से वोट करना होता है, विधानसभा में अलग तरीके से वोट करना होता है, विपक्ष की स्ट्रेटेजी और एकता, ये जो बीजेपी की जो पार्लियामेंट के अंदर जो अजेयता है उसको खंडित करने की कोशिश का एक हिस्सा है, जहां आम आदमी पार्टी की भूमिका नगण्य हो जाती है। लेकिन जब वो कांग्रेस के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ेगी तब जरूर वो मजबूत हो पाएगी। ठीक है, ठीक है। मैं कार्तिकेय आपके पास आ ही रहा हूं, लेकिन प्रेम कुमार जी, जब हम देख रहे हैं कि जितना एक विचारधारा में अंतर है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, देखिए अभी ये है कि सारा विपक्ष एक तरफ, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार से
गुस्सा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये कर रहे हैं, आप संस्थाओं के साथ ये कर रहे हैं, आप ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, और सारे एक तरफ। लेकिन जब आप एकता की बात करते हैं तो उसमें कुछ तो सिमिलरिटी आए, कुछ तो बॉन्डिंग आए, कहीं तो विचारधारा में एक साथ खड़े हुए नजर आए। सिर्फ इसलिए कि एक का विरोध करना है तो हमें साथ आना है, वो एक नेचुरल कॉज है, लेकिन उस कॉज से लेकर आप कितना आगे बढ़ेंगे? विपिन जी, आपके प्रश्न का आखिरी हिस्सा तो प्रश्न है, लेकिन उससे पहले आपने जितनी बातें कही वो उसका जवाब है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग अगर विपक्ष के हर दल के लोगों को भोगना पड़ रहा है तो विपक्ष के दल एकजुट होंगे। संवैधानिक संस्था ही नहीं, दूसरी चीजों, मान लीजिए जैसे हिंदुत्व की जो सियासत है भारतीय जनता पार्टी जो करती है, जिसको विपक्ष अगर नफरत की सियासत मानता है तो वो एकजुट होंगे। अगर देश को जोड़ने के नाम पर और इस तरह की सियासत जिसमें कि एक तरफ का भ्रष्टाचार है उसका संरक्षण हो रहा है और दूसरे तरफ का जो भ्रष्टाचार है जिसमें विपक्ष को खोज कर निकाला जा रहा है और उनको ग्रिल किया जा रहा है, तो विपक्ष को लगता है कि उनका एग्जिस्टेंस खतरे में हो सकता है। इसके अलावा ये बात अगर मैंने मान भी ली, मैंने आपकी, तो ये तो देखिए, लेकिन वोट मांगने के लिए तो आप जनता में जाएंगे ना। क्या जनता में भी वैसा ही परसेप्शन है? ये तो विपक्ष के नेताओं का परसेप्शन है कि उनके साथ ये हो रहा है और ऐसा हो रहा है और ये किया जा रहा है, लेकिन जिनसे वोट मांगेंगे क्या वो भी ऐसा ही सोचते हैं? विपिन जी, मतदान से बड़ा मौका तो कोई नहीं होता है जनता का परसेप्शन जानने का। हम ये कैसे मान लेते हैं कि जनता का परसेप्शन ऐसा नहीं है? भाई चुनाव में भी आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी हर चुनाव में परचम लहरा रही है। बीजेपी के आप लगातार चुनावों में देखिए क्या स्थिति है। गुजरात में जरूर उन्होंने प्रचंड जीती, लेकिन हिमाचल में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या होने वाला है, वो भी उसका भी नजारा। ठीक है, ये तो अच्छी बात, ये तो लोकतंत्र के लिए आई थिंक अच्छा है। ठीक है, जो जहां जैसा है, जनता जिसको पसंद करेगी उसको वोट देगी, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। बिल्कुल। तो आपके प्रश्न पर आते हैं कि विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? ये ऐसा नहीं है कि विपक्षी दल, एक तो पहलू है कि अस्तित्व का सवाल है, दूसरा वैचारिकी भी है। वैचारिकी है कि जो इस देश में डेमोक्रेसी जो चलेगा वो सेकुलरिज्म के आधार पर चलेगा कि नहीं चलेगा। अमीर और गरीब की खाई जो बढ़ रही है, ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, ये जो डंका पीटा जा रहा है कि 80 करोड़ लोग जो है लाभार्थी हैं, लेकिन असल इस लोकतंत्र के लाभार्थी तो वो चंद लोग हैं जो कि करोड़ों करोड़ अरबों रुपए हार जाते हैं। आप समझिए ना, अडानी जी 100 अरब रुपए हार गए हैं शेयर बाजार में। ये समझिए जनता का पैसा है। वो असल लाभार्थी वो लोग थे जो कि जनता का पैसा लुटा भी रहे हैं, बर्बाद भी कर रहे हैं। तो इस परसेप्शन के साथ में, इस स्थिति में विपक्ष के नेता अगर एकजुट हो रहे हैं तो बेचारे भी है। अडानी साहब जो पैसा हारे वो जनता का पैसा कैसे हुआ वो मैं नहीं समझ पाया। जो अडानी साहब पैसा लेकर के थोड़े पैदा हुए थे धरती पर, जनता का ही पैसा है वो, ये समझिए। वो भी 140 अरब डॉलर। ये तो थोड़ा कंक्लूजन पे जंप करने जैसा हो जाएगा। 140 अरब जी, आ रहा हूं मैं आपके पास भी, हर्षवर्धन जी। चला जाता है, ये जनता का पैसा है। चलिए ठीक है, दिनों में ये कार्तिकेय जनता को चूसा है। नहीं, ये फिर दूसरे तरफ मुड़ जाएगी पूरी बहस। कार्तिकेय। बिल्कुल विपिन जी, मेरी डिसएग्रीमेंट यहाँ दाएं से भी है और बाएं से भी है। मैं बताता हूँ कैसे। कि जो हर्षवर्धन जी ने बोला और आशुतोष सर ने उसका जो एक क्लेम रिस्पॉन्ड किया, एकदम 100% सही है कि आम आदमी पार्टी को ओवर एस्टिमेट करना पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ये गलती होगी एनालिटिकली स्पीकिंग। स्टेट इलेक्शन में जहां जहां कांग्रेस वीक होती है, हिंदी पट्टी में खासकर, वहां पे आम आदमी पार्टी घुस सकती है, लेकिन नेशनल इलेक्शन में ये फीजिबल नहीं है। एज ऑफ नाउ नहीं है। अगले राउंड में क्या होगा हम नहीं जानते। अगर कांग्रेस फिर से बुरा परफॉर्म करती है, अगली बार में क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। बट एज ऑफ नाउ आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नेशनल इलेक्शन में डिसलॉज करने की सिचुएशन में नहीं है, ना मध्य प्रदेश में ना राजस्थान में। ये आप बात लिख लीजिए कहीं पर, मैं आपके पास काउंटिंग पेपर फिर आऊंगा। दूसरी बात कि विपक्षी एकता जिस प्रकार से आप इसको फ्रेम कर रहे हैं, मेरी उससे आपत्ति है कि सारे दल एक साथ आ जाएंगे। देखिए, सारे दल कभी एक साथ नहीं आएंगे और सारे दलों का साथ में आना ऑर्गेनिकली पॉसिबल भी नहीं है और पॉलिटिकली फिजिबल भी नहीं है।
आएंगे साथ में, जैसे झारखंड में, जैसे बिहार में, जैसे महाराष्ट्र में, जहां पर ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है। एंड दिस टाइज इनटू योर अदर क्वेश्चन विच मैं इसका जवाब दूंगा। लेकिन अगर आप ये मान लें कि पश्चिम बंगाल में केवल बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी और कांग्रेस साथ में आ जाएंगे, तो वो तो उल्टा बीजेपी के साथ पोलराइजेशन को फायदा हो जाएगा। तो विपक्ष का साथ में आना हमेशा एक इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि सीटों का बंटवारा हो जाए। उसका मतलब होता है कि समझदारी से चुनाव लड़ना है, कहां पे पांव पीछे करना है और कहां पे साथ में लड़ना है। बहुत अच्छा उदाहरण है, बिहार में 2019 में बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीटें जेडीयू को दी थी, है ना। तो अलायंस मेकिंग एक बहुत जबरदस्त क्राफ्ट है, और उस प्रोसेस में केवल सीटों का बंटवारा नहीं, कहीं कभार आपको बैकफुट पे जाना पड़ता है, कई कभार आपको अपने बेस्ट प्लेयर को बोलना पड़ता है आज मैं बैटिंग नहीं करूंगा, आप बैटिंग करिए। अब आपने कहा कि देखिए ये यहां पर मैं प्रेम कुमार जी से असहमत हूं कि देखिए सिर्फ नेगेटिव कैंपेन नहीं चलेगा। आपके पास एज विपक्ष बहुत सारे मुद्दे हैं आज की तारीख में जो इन्होंने गिनवाए। अडानी जी का मुद्दा है, अमीर गरीब की जो खाई है, लाभार्थी वर्ग जिसको भाजपा बहुत गर्व से बोल रही है, उस पर त्रिपाठी जी स्वयं कहते हैं कि फ्री राशन नहीं मिलना चाहिए। तो इसका मतलब कि आर्थिक स्थिति एक्चुअली में कैसी है ये हम सब जानते हैं। लेकिन आप केवल एक पार्टी को बुरा बोलकर सत्ता में नहीं आ सकते। नेगेटिव कैंपेनिंग ना 2009 में मनमोहन सिंह के खिलाफ चली थी जब उनकी पॉपुलैरिटी अच्छी थी, और ना आज चलेगी। तो आपको नेगेटिव कैंपेन करना है, लेकिन उसके साथ एक पॉजिटिव फॉर्मुलेशन भी देना है कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इनका सोल्यूशन हम ये लेकर आएंगे। क्योंकि वरना तो बहुत आसान है इनकम्बेंट गवर्नमेंट के लिए ये बोलना कि हम तो ट्रेन और एयरप्लेन और फला फला इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और ये केवल हमारी बुराई कर रहे हैं, जो इंदिरा गांधी जी का फॉर्मूला था। तो ऐसे में विपक्ष के पास ये अभी तक मुझे बहुत बड़ी कमी दिख रही है कि एक नेगेटिव एजेंडा तो है जो कि जरूरी है लोगों को अवेयर करने के लिए, लेकिन एक पॉजिटिव एजेंडा की कमी है कि कोई एक गवर्नेंस मॉडल, कोई एक पॉलिसी मॉडल वो अगर सामने लेकर आते हैं। और वहां पे मैं कहता हूं, क्योंकि अभी 1 साल इलेक्शन में है, हालांकि मुझे तो वो भी कम समय लगता है, क्योंकि 1 साल है, तो शायद अगर विपक्ष अपना दिमाग सही तरीके से लगाए इस मुद्दे पर, तो एक ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म बन सकता है जहां पर इन नेगेटिव मुद्दों से बनी हुई कोहिजन एक पॉजिटिव एजेंडा में भी ट्रांसलेट हो सकती है। अगर ऐसा होगा तभी चुनौती 2024 में हो पाएगी। ठीक है हर्षवर्धन जी, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन एक सवाल के साथ मैं आता हूं कि देखिए अंत तो क्या है, सारी बात तो एंड पे जाके वहीं रुकेगी कि एक चुनाव होगा जिसमें जनता को किसी एक पार्टी को चुनना है, उसके लीडर को चुनना है। तो जब ये सिचुएशन बनती है, तो ऐसे में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां एकदम स्पष्ट एक लीडर भी मौजूद है, उनकी बातें भी स्पष्ट, अब वो सही गलत अभी हम उसमें नहीं जा रहे, ठीक है, वो अपने अपने परसेप्शन है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी अवधारणा है, कोई सही मानेगा कोई गलत मानेगा। लेकिन जब द्वंद्व होगा या युद्ध होगा तो यही दो बातें होंगी। और दूसरी तरफ एक ये खेमा जिसमें अभी कोई लीडरशिप का भी कोई एक फेस नहीं है, विचारधाराओं में भी बहुत भिन्नताएं हैं, और जैसा कह रहे हैं कि एक नेगेटिव नैरेटिव के अलावा अभी कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है। और तब जब ये युद्ध होगा तो किस तरफ जाएगा, किसका पलड़ा भारी होगा? देखिए विपिन जी, किसका पलड़ा भारी होगा ये तो हम सबको पता है, आपको भी पता है, आशुतोष जी को, प्रेम जी को और कार्तिकेय बत्रा को भी। अमेरिका से भी कार्तिकेय को वही दिख रहा है जो हम लोगों को यहाँ बैठ के दिख रहा है। लेकिन मूल 2-3 बातें हैं जो जानना जरूरी है। पहली बात तो ये कि मैंने नेता की नहीं ट्रस्ट की बात की थी। राहुल गांधी को नेता के तौर पर खारिज किया है ये कहा था, क्योंकि लोग सुनते नहीं तो टिप्पणी करने में जल्दबाजी कर जाते हैं। तो मैंने कहा था ट्रस्ट नहीं। क्यों ट्रस्ट नहीं? अब देश की जनता को बहुत अच्छे से पता है, जब नेशनल हेराल्ड केस में फंसे थे गांधी परिवार, तो आम आदमी पार्टी ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई थी, और उस वक्त यही था कि भाई कोर्ट की प्रक्रिया है, उस पर हल्ला हंगामा क्यों। अभी जब सत्येंद्र जैन पकड़े गए और उसके बाद मनीष सिसोदिया, तो टीवी की बहस में आम आदमी पार्टी पर सबसे ज्यादा हमलावर भाजपा नहीं थी, सबसे ज्यादा हमलावर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रवक्ता, और बाकायदा बताते थे कि कैसे कैसे आम आदमी पार्टी ने शराब मामले में भ्रष्टाचार किया है। तो मसला यहां ये है, जनता को ये पता है। और फिर प्रेम भाई जैसे हास्यास्पद हो जाते हैं कि देखो जनता का पैसा 100 करोड़ हार गए, क्या बोले, वो बिजनेस चैनल पे बैठ के बोलते हैं, ये भी बड़ा साहस का काम है।
तो साहस तो ये करेंगे, लेकिन जनता हंसेगी ऐसे लोगों के ऊपर जिनको ना अर्थशास्त्र पता है, ना कारोबार पता है, ना शेयर बाजार पता है। उनको बस किसी को भी चोर कह देना है, किसी को भी लुटेरा कह देना है, कुछ भी बोल देना और कहना है कि अरे देश में बड़ा गड़बड़ हो गया है, समाजवाद नहीं आ रहा है, कम्युनिस्ट नहीं बचे रह गए हैं। अरे भाई, चुनाव लोकतंत्र का होता है, कम से कम झूठ बोलना, हवाई बातें, क्यास करना बंद कीजिए। यही पार्टियां कर रही हैं, इसीलिए हास्यास्पद हो रही हैं। आप भी वही करेंगे तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? जी प्रेम, हाँ जी, बोलिए। देखिए, मैंने जो अपनी बात कही है, और चलिए मेरे से ज्यादा समझ होगी हर्षवर्धन जी की, कारोबार की, शेयर बाजार की, अर्थव्यवस्था की, लेकिन जो लिमिटेड टाइम में जो दौलत 140 अरब पहुंची है, क्रोनी कैपिटलिज्म के जरिए पहुंची है, वो शेल कंपनियों के जरिए गलत तरीके से पहुंची है, वो जनता का चूसा हुआ पैसा है। वो ये मैं कहना चाह रहा हूं, और इस पे कायम हुई, मेरी समझ को आप ना समझ लीजिए, लेकिन ये जनता का पैसा है, ये फीलिंग भी है पब्लिक में, ऐसा नहीं है कि ऐसी फीलिंग नहीं है। अरे नहीं प्रेम भाई, मैं आपको नासमझ नहीं मानता हूं। आप जानबूझ के अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप नासमझ नहीं है। आप भी जानते हैं कि कोई अराजकता इस देश में कौन फैला रहा है, ये कहने की जरूरत नहीं है। झूठ को बार बार झूठ को बोल करके सच में बदल देना, क्रोनी कैपिटलिज्म का बचाव करना, जेपीसी की जांच से मुकरना, या फिर जो कुछ भी हो रहा है देश के सामने हो रहा है, इसलिए कौन किसके पक्ष में खड़ा है ये भी है, ये बात जरूर है। कभी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी सफलता नहीं मिलती थी, तो उनको भी क्या जनता ने नकार दिया था मान करके? अरे लोकतंत्र है, जनता नकारती भी है, तब भी स्वीकार करते हुए नकारती, यही डेमोक्रेसी है। ठीक है, चुनाव हारने से जनता बाहर, कार्तिकेय क्विकली कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद रिप्लाई करना चाह रहे हैं क्विकली। जी हाँ, राहुल गांधी क्रेडिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम एक्सेप्ट जो सबसे बड़ा गैप है, ही हैज नेवर हेल्ड अ पोजीशन ऑफ गवर्नेंस। उसकी वजह से जो कनेक्शन एक मोदी जी का लोगों के साथ है, या ममता बनर्जी का अपने लोगों के साथ है, या भूपेश बघेल का अपने लोगों के साथ है, वो राहुल गांधी के पास वो वाला एक्सपीरियंस, वो बैकग्राउंड, वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। सबसे बड़ा गैप वहां पर ये है। और मैं फिर इसीलिए कहूंगा कि ऑपोजिशन को एक मॉडल पॉलिसी फॉर्मुलेशन देना पड़ेगा। वो किसी भी स्टेट से हो सकता है, किसी भी लीडर के अंडर से हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनका पॉलिटिकल एक्टिविज्म एक तरफ है, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो कि नहीं है, जो 2014 में मोदी जी का एक प्लस बना था, जो सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट्स का इनकम्बेंट मैंडेट लाने के लिए प्लस बन रहा है आज की डेट में, वो उनका प्रॉब्लम है। लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए फॉर्मुलेशंस हैं। विपक्ष अगर उन फॉर्मुलेशंस को अडॉप्ट करता है तो ही चुनौती हो पाएगी अगले साल। ठीक है, अच्छा आप बता रहे हैं कुछ फॉर्मुलेशंस हैं, तो एक छोटा ब्रेक यहां पे लेते हैं और देखेंगे क्या वो फॉर्मुलेशंस हो सकते हैं और क्या उसके आधार पर विपक्ष कुछ कर सकता है। और ऐसे में फिर बीजेपी, उनके यहां भी तो कुछ गणित चल रहा होगा, वो भी तो कुछ ना कुछ इसको लेकर सोच रहे होंगे, वहां से क्या रणनीति निकल के आ सकती है संभावित, ये सारी बातें करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कैसे करते हैं ट्रेड? ट्राई 5 पैसा, ऑर्डर छोटा हो। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं SpiceJet के बारे में। दरअसल SpiceJet के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। सबसे पहला तो कंपनी की जो इनिशियल शुरुआत हुई थी वो दरअसल मोदी लुफ्त के नाम से हुई थी, जो कि एक SK मोदी ग्रुप और लुफ्थांसा के बीच का टाई अप था। बाद में इस कंपनी का जो AOC सर्टिफिकेट है, यानी कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट मिला अजय सिंह साहब को और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की SpiceJet के नाम से। SpiceJet के सारे प्लेन्स जो होते हैं वो किसी ना किसी स्पाइसेस के नाम पर रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोरिएंडर, चिली, टर्मरिक, रेड चिली, मस्टर्ड, पेपर, ये सब SpiceJet के एरोप्लेन्स के नाम हैं। और जब भी आप कभी इसकी उड़ान में बैठे तो इसके कॉकपिट के नीचे देखिएगा ये नाम लिखे हुए आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अजय सिंह साहब वो आदमी हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था डीडी स्पोर्ट्स के लॉन्च में, और DTC बसेस दिल्ली में जो चलती हैं उसके लॉसेस को कट डाउन करने और टर्न अराउंड करने में भी अजय सिंह साहब का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट SpiceJet से रिलेटेड, आगे कुछ और फैक्ट लेकर आपके लिए आते रहेंगे।
डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस के बारे में। आवाज अड्डा में आज बात हो रही कि क्या एकता के सूत्रधार बनेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि आज मुलाकात की है कांग्रेस पार्टी के साथ। उसके बाद अरविंद केजरीवाल से भी मिलने पहुंचे और लगातार इस पर बातें वो करते रहे हैं। जैसा एक पुराने बयान के जिक्र से शुरुआत की थी हमने कि फरवरी में बोले थे कि अगर सब साथ आ जाएंगे तो बीजेपी को 100 पे समेट सकते हैं। तो तमाम बातें तो आशुतोष, अब चूंकि फ्रंट रनर के तौर पर नीतीश कुमार सामने खड़े, उन्होंने ये भी कहा है कि वो अब दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बिहार के, तो जाहिर तौर पे कि अपनी एक राजनीतिक यात्रा को ऐसा तो नहीं रखेंगे कि चलिए मैं बस विपक्षी एकता का सूत्र बन जाता हूं। कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा तो वहां होगी। कितना आगे लेकर बढ़ पाएंगे और क्या वही अंततः चेहरा बनेंगे इस विपक्षी एकता का, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ही मान लीजिए? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है कि विपक्ष का चेहरा क्यों नहीं है। ये विपक्ष का नैरेटिव क्यों होना चाहिए? मुझे लगता है कि ये एक बहुत चालाकी भरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या उनके समर्थकों की तरफ से होती है। भाई, आपका चेहरा कौन है? आज की तारीख में आप भारतीय जनता पार्टी तो इधर की तरफ से सवाल पूछा, अभी हम बीजेपी को भूल जाए। नहीं, मेरा प्रश्न है कि आप कर्नाटक में पूछिए ना कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन है। या तो ये जो सवाल है, हर पार्टी की, हर गठबंधन की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। एक चीज महत्वपूर्ण है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जब कांग्रेस का एक छत्र राज था इस देश के अंदर, उसका वोट शेयर पार्लियामेंट्री के चुनाव में कभी भी 42-43% के नीचे नहीं आया। लेकिन बीजेपी का एरोगेंस ये है कि 31% के बावजूद भी वो जिस भाषा का इस्तेमाल करती है वो बहुत तकलीफदेह होती है। आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 37% वोट है, सिर्फ 37% वोट है। यानी 63% वोट आज भी बीजेपी के खिलाफ है, विच इज ह्यूज नंबर। इसलिए बीजेपी के समर्थकों को तकलीफ शायद ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अच्छी तरीके से पता है कि वो स्लिपरी विकेट पर है। ये 37% में अगर 3% का वोट भी अगर कम हो जाए नॉर्थ इंडिया में खास तौर पर, तो बीजेपी को दिक्कत पैदा हो सकती है। इसलिए आप देखिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सबसे बड़ी खासियत यह है, वो कभी चुप नहीं बैठते, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके पास 303 सीटें हैं, लेकिन वोट शेयर उनका बहुत कमजोर है। कई ऐसे राज्य हैं जहां उनके पास उनका खाता नहीं खुलता, जहां उनके खाता खुलने की उम्मीद भी नहीं है, इसलिए वो मुगालते में नहीं रहते, लेकिन उनके समर्थक अक्सर मुगालते में रहते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, विपक्षी एकता में कभी भी जो ये बार बार कहते हैं कि प्रोग्राम क्या है आपका, कोई मुझे बता दे कि 1989 में कांग्रेस विपक्षी एकता की का प्रोग्राम क्या था, 67 में क्या प्रोग्राम था, 77 में सब तो एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़े गए, 77 में 67 में सब में एक मुद्दे पर चुनाव लड़ा। 77 का मुद्दा सिर्फ एक इंदिरा गांधी को हटाना है, 1989 का मुद्दा क्या था, बोफोर्स के बारे में राजीव गांधी को हटाना है, और 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा प्रोग्राम था जिसके आधार पर उन्होंने बीजेपी को, कांग्रेस को हराया? सिर्फ एक मुद्दा था, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, इसको हटाओ। इसके अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं था। बड़े बड़े नारे तो चलते रहते हैं, क्या कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम था? और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की में अगर आप सिर्फ धर्म के को अगर आप हटा दें तो बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं कर सकते आप। दोनों की इकोनॉमिक पॉलिसी बिल्कुल एक जैसी है, ये हूबहू गवर्नेंस का मॉडल भी लगभग एक जैसा दिखाई पड़ता है, सिवाय इसके कि सेंट्रलाइजेशन कुछ ज्यादा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को या विपक्षी दल कोई बड़ा क्रांतिकारी प्रोग्राम पेश कर देगी, जनता अचानक उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। इस देश में कभी भी प्रोग्राम के आधार पर चुनाव हुआ ही नहीं, ये दुर्भाग्य है इस देश का, बिल्कुल दुर्भाग्य। चलिए, तो ये एक कोशिश सिर्फ हुई थी, वो 1951 में हुई थी, जब हिंदू कोड बिल लाने की बात बाबा साहब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसके अलावा कभी कोशिश नहीं हुई। ठीक, तो हर्षवर्धन जी, चलिए, जो भी हो रहा है और एक विपक्षी दलों की एकता, लेकिन यहां पर डेफिनेटली बीजेपी के अंदर भी चिंतन मनन हो रहा होगा। किस तरीके से बीजेपी लेगी इस चीज को, किस तरीके से उनकी रणनीति हो सकती है? देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो ये कि मेरा ये मानना है कि अगर सचमुच नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी को बैठा कर ये सारा अभियान चलाते तो शायद उसमें प्रामाणिकता ज्यादा हो जाती। ये मतलब मैं बार बार कहता हूं, और या वो पहले ही कह देते, लेकिन चूंकि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, तो बिहार में जो कुछ हो रहा है वो बहुत सी बातें हैं जो खुलकर सामने नहीं आती हैं, क्योंकि सत्ता जब चलती होती है, लेकिन सत्ता जब चली जाती है तो वो सामने आती है।
तो दोनों कब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देंगे, इसका भी अनुमान लगाना भी कठिन। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत स्पष्ट है, और जो आशुतोष जी ने कहा, मैं मतलब वो कई बातों में उन्हें लग रहा है मैं उनसे उलट कह रहा हूं, आज तो मैं एकदम उनके साथ खड़ा हूं। बस कुछ चीजों को जो ठीक नहीं लगती वो मैं बोलता हूं। वो एकदम ठीक कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी नहीं है, वो हमेशा चिंतित रहते हैं। वो भले 303 सीटों पर हो, लेकिन उनको परमानेंट ये चिंता रहती है। लेकिन उनकी चिंता क्या है? उनकी चिंता है कि अपना मत कैसे बढ़ाना है, अपनी स्थिति कैसे मजबूत करनी है। जहां वो नंबर 2 के पार्टनर रहे हो वहां कैसे बेहतर हो, जहां पार्टनर का हाथ छूट गया हो वहां कैसे अपनी थोड़ी सी पहचान ठीक करें, छाप ठीक करें। एकदम आउट हो रहे हो तो क्या कोई नया समीकरण बन सकता है क्या, उसकी वो कोशिश करते हैं। और वो कोशिश हमें अलग अलग राज्यों में होती हुई दिखती है। क्योंकि नीतीश जी की चर्चा हो रही तो वहीं की बात कर लेते हैं। उस बिहार में जहां भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एकदम क्लीन स्वीप है, अब जाहिर है जनता दल यूनाइटेड लालू जी के साथ चली गई है तो सवाल ही नहीं उठता कि भारतीय जनता पार्टी वो दोहरा पाए। लेकिन ये भी लोगों को ध्यान में है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर खड़े होते हैं तो इतना आसान नहीं होगा। अगर हम दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें, उन राज्यों में अगर समीकरण थोड़ा थोड़ा भी पलटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो सकते हैं। पूर्वोत्तर की बाजी, जिसको हम कहते हैं कि एक समय में जो बार बार कहा जाता था कि भाजपा तो उधर घुस ही नहीं सकती क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन वाले स्टेट हैं, एक राज्य से दूसरा राज्य लगे, तीसरा राज्य लगे, उसको उन्होंने साध लिया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पैन इंडिया नैरेटिव देने वाली अकेली पार्टी बची है। अब कोई और पार्टी नहीं है जो पैन इंडिया नैरेटिव देती हो। आप सोचिए कि कर्नाटक में कांग्रेस का इतना बुरा हाल हो गया है कि वो अमूल और नंदिनी की लड़ाई लगा रहे हैं। आप जरा सोचिए, कितने शर्म की बात है। अमूल कोई भाजपा के शासनकाल में थोड़ी ना बना है, बड़ा हुआ है। अमूल गुजरात का है, वो तो गुजराती के नाते किसी को भी कमतर साबित करने लगते हैं। वो तो गांधी का नाम लेके, क्योंकि उसके अलावा विकल्प नहीं था, वरना सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी तस्वीरें हटा दी थी। मुझे लगता है कि ये गुजराती, ये इस तरह का तरीका, गुजराती कारोबारी इस तरह से बोलना, ये बहुत खराब तरीका है। आज का भारत ये बर्दाश्त नहीं करता है। नरेंद्र मोदी वाली भाजपा इसी जो भावना है लोगों की बर्दाश्त नहीं करता, उसको और उभारेंगे, लोगों को बताएंगे कि देखो तुम मेहनत करके खाते हो, कमाते हो, उद्योगपति ये सब करते हैं, और कुछ लोग बैठे हैं जो उनको चोर लुटेरा कहते हैं। वो बताएंगे कि देखो सिर्फ इसलिए गुजरात का दूध हो, अमूल का ब्रांड, हर कोई तो देश का ब्रांड जानता था, लेकिन कांग्रेस का हाल सोचिए कि वो कह रहे हैं कि ये गुजराती है और ये यहां है, जबकि अमूल के एमडी ने साफ बताया है कि मदर डेयरी के प्लांट में नंदिनी के दूध से अमूल की आइसक्रीम बन रही है। अब इतना सुंदर है लेकिन उसको बिगाड़ना है, तो यही सब वो बताएंगे, मुझे तो यही लगता है। और तो बाकी तो उनकी रणनीति है, कौन जाने। ठीक है कार्तिकेय, आप बात कर रहे थे कि ऐसे सीधे सीधे तो नहीं होगा, अब देखना होगा कि विपक्ष का फॉर्मुलेशन क्या है। सीधे रास्ते से तो नहीं हो सकता कि आप राहुल गांधी को आगे करें, तो क्या फॉर्मुलेशन पॉसिबल हो सकता है, देन क्या होगा? देखिए विपिन जी, मैं आशुतोष सर की उस बात से थोड़ा डिसएग्री करता हूं कि प्रोग्राम नहीं चाहिए। अगर आप डेटा को खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि प्रो इनकम्बेंट मैंडेट्स का लाइक्लीहुड बढ़ा है पिछले कुछ समय में। वोटर्स स्टार्टेड रिवॉर्डिंग परफॉर्मेंस, इंटेंट, परफॉर्मेंस मीनिंग इंटेंट। तो आपको इनकम्बेंट के प्रोग्राम को काउंटर करने के लिए एक प्रोग्राम चाहिए। हो सकता है दिस इज अ फंक्शन ऑफ एन एस्पिरेशनल इंडिया, क्योंकि हम लोग भी 70-75 से हमारे डेमोग्राफिक्स भी काफी चेंज हुए हैं, वोटर्स की साइकोलॉजी चेंज हुई है। 90s में जब लिबरलाइजेशन हुआ उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर्स भी चेंज हुए हैं। तो इस पर मैं कम से कम आई एम वेरी क्लियर, मुझे लगता है अगर फेस ना भी दें तो एक प्रोग्राम देना चाहिए। मुझे ये लगता है विपिन जी कि कांग्रेस के पास अभी भी 3 राज्य अपने हैं, उनमें से ही किसी एक राज्य को मॉडल स्टेट बना दें, राइट। 14 में आशुतोष जी ने बिल्कुल सही कहा कि एंटी कांग्रेस एक सेंटिमेंट था, लेकिन साथ में उसके साथ एक गुजरात मॉडल दिया गया। उसके प्रोज एंड कॉन्स हम काउंट कर सकते हैं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पैनल में सब जानते हैं कि वो थोड़ा ओवरक्लेम्ड भी था, लेकिन कुछ था भी वहां पे, ऐसा नहीं है बिल्कुल जीरो था। आज की तारीख में वो एक मॉडल स्टेट मुझे नहीं दिख रहा कांग्रेस की तरफ से, या एक मॉडल गवर्नेंस का मॉडल नहीं दिख रहा। विपक्ष की स्तर पर भी ले लीजिए आप, कोई एक स्टेट जहां पर ऐसा काम हुआ हो जिसके आधार पर आप पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में जाकर एक बोल पाए कि हम ये पॉलिसीज लेकर आएंगे, ये रीजन एग्नोस्टिक हैं, ये कल्चर एग्नोस्टिक हैं,
ये हर जगह लोगों को फायदा पहुंचाएंगी। तो ये फॉर्मुलेशन एग्जिस्ट करते हैं। भूपेश बघेल बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। अशोक गहलोत की जो स्कीम्स अब आई हैं राजस्थान में, शायद लेट आई हैं, लेकिन उन पर बात की जा सकती है। हिमाचल में जस्ट आपकी सरकार बनी है, आप देखिए हिमाचल में कांग्रेस जीती, उसका एक बहुत बड़ा कारण ओल्ड पेंशन स्कीम था। तो वहां पर आपने एक नेगेटिव कैंपेन चलाया, लेकिन आपके पास एक पॉजिटिव ऑफरिंग भी थी। तो फॉर्मुलेशंस हैं। मुझे लगता है बीजेपी आज की तारीख में भी इंटेंट की वजह से पॉपुलर है, एफिशिएंसी उतनी नहीं है जितनी शायद वो क्लेम करते हैं। तो क्यों ना इस बात पर चैलेंज किया जाए कि हम जब गवर्नेंस करेंगे तो यही पॉलिसीज और एफिशिएंटली एडमिनिस्टर करेंगे या इनको एक लेवल और ऊपर लेकर जाएंगे। तो मुझे आज भी लगता है बहुत फॉर्मुलेशंस हैं, और अगर विपक्ष बैठकर इन पर चर्चा करे, डिस्कशन करे और दो तरफा से कैंपेन माउंट करे, एक जहां पे भाजपा की कमियां और गवर्नमेंट की कमियां गिनाए, और सेकंड एक ऑल्टरनेट फॉर्मुलेशन दे कि हम क्या करेंगे इसको लेकर, तभी बात बन सकती। ठीक है प्रेम कुमार जी, आपको लगता है कि ये जो एक साझा विपक्ष आ रहा है साथ में, इसमें इस तरह की कोई चीज निकल पाएगी जो अभी कार्तिकेय डिस्क्राइब कर रहे हैं? देखिए कार्तिकेय जी जो बात कर रहे हैं और आशुतोष जी जो बात कर रहे हैं, दोनों को मिला करके देखें तो एक बात ये है कि जैसे 2019 में जो आप उसको नेगेटिव कैंपेन, 2014 में नेगेटिव कैंपेन बोल सकते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में, क्या वो नेगेटिव कैंपेन था? नहीं। जब बीजेपी कहती थी कि हम काला धन खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे और उससे 15-15 लाख रुपए सबके पॉकेट में आ जाएंगे, तो वो एक उम्मीद जगाने वाली भी बात थी। यानी नेगेटिव कैंपेन के साथ साथ पॉजिटिव कैंपेन भी था। इसके अलावा रोजगार पैदा करने की भी बात थी, यानी सुनहरे सपने से भी जोड़ा गया था। तो आज उसी तरह के नारे के फॉर्मेशन की बात कार्तिकेय जी करते दिख रहे हैं, और निश्चित रूप से वो संभावना पैदा करनी होगी कि आज का जो मॉडल है, अगर गरीब विरोधी है तो हम प्रो पीपल प्रो पुअर हम पॉलिसी लेकर आएंगे, ऐसे नारे को का सृजन करने की जरूरत है। एक बात मैं हर्षवर्धन जी वाली बोलना चाहता हूं, जो उन्होंने दूध ब्रांड की चर्चा की। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले अमित शाह जी ने ये भाषण दिया था उस गुजरात वाले ब्रांड का, जो कि पूरा देश का ब्रांड है, हम भी अमूल दूध पीते रहे हैं, तो वो उसको उन्होंने कहा था कि घर घर पहुंचाएंगे, और पहुंचाइए ना। 50 रुपए लीटर नंदिनी दूध बेचता है, आप भी बेचिए ना, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर गुजरात में नंदिनी जो बढ़ा है, सहकारी समितियों के माध्यम से जो सब्सिडी दी गई है, इंसेंटिव्स दी गई है, किसानों दूध उत्पादकों को फायदे दिए गए हैं, वो फायदे अगर स्टेट के बाहर की कंपनी को दी जाती है, वहां के किसानों का हित अगर उससे प्रभावित होता है तो वो लोकल मुद्दा बनेगा। ये दो ब्रांड की लड़ाई नहीं है, स्थानीय दूध उत्पादकों को फायदा हो, दूध जो कल्चर डेवलप हुआ है सस्ते में दूध मिलने का, वो लड़ाई है हर्षवर्धन जी। उस बात को आप बोलेंगे नहीं, या आप एक अलग मतलब से, अलग नैरेटिव से बात को रख रहे हैं। तो ये बात भी कहनी जरूरी है कि वो दो ब्रांड की लड़ाई ना हो करके स्थानीय किसान उत्पादकों के लिए एक आवाज है, और उसका नतीजा मिलेगा चुनाव में। ठीक है, चलिए मेरा समय, क्योंकि समय समाप्त। आशुतोष, क्विक टिप्पणी आपकी, आप हाथ उठा रहे हैं क्विकली। आप म्यूट पर हैं सर। म्यूट। आशुतोष जी, इसको जो लोग नंदिनी और अमूल के बीच की लड़ाई देख रहे हैं, वो दरअसल पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहे हैं। ये अस्मिताओं की लड़ाई है, और जिस तरीके से पिछले दिनों आइडेंटिटी पॉलिटिक्स स्ट्रांग हुई इस देश के अंदर, वहां पे ये गुजरात और कर्नाटक में बहुत स्ट्रांग है। कर्नाटक में कावेरी का विश्वास, कावेरी का झगड़ा रहता है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का, सिर्फ पानी का विवाद। वो पानी का विवाद नहीं है, वो तमिल आइडेंटिटी और कन्नड़ा आइडेंटिटी की लड़ाई है। ये लड़ाई कन्नड़ा आइडेंटिटी और गुजराती आइडेंटिटी की लड़ाई है। तो ये सिर्फ दूध की लड़ाई नहीं, इसलिए इसको ज्यादा गहरे में देखने की समझ, और इसलिए इसको सीमा के बाद इसको खींचने की जरूरत नहीं है। अगर खींचेंगे तो इससे देश का नुकसान होगा। ठीक है, कंक्लूडिंग, समय बिल्कुल ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। हर्षवर्धन, आप रिप्लाई करेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि कृपा करके कोई भी उत्तर भारत में जाइए तो दक्षिण भारत को कुछ कह दीजिए, तमिलनाडु पहुंचिए तो राहुल गांधी हिंदी भाषी लोगों को कुछ कह दें, कर्नाटक में आप नंदिनी या अमूल की बात करिए, महाराष्ट्र से गुजरात अगर कोई फैक्ट्री चली जाए तो वहां करिए, सब मत कीजिए। बड़ी गंदी राजनीति है, इससे बचना चाहिए। सब देश के ब्रांड हैं, सब देश की कंपनियां हैं, राजनीति आप करते रहिए। मुझे लगता है जनता आजकल ये समझ जाती है। ठीक है, चलिए अभी भी रहे 30 सेकंड। कार्तिक, क्विकली 30 सेकंड, 30 सेकंड, दैट्स इट। हर्षवर्धन जी की एक ऑन अ लाइट नोट एक बात उन्होंने कही थी, नॉर्थ ईस्ट को बीजेपी ने साध लिया है।
हर्षवर्धन जी मुझसे बहुत अच्छी राजनीति समझते हैं। जिस दिन दिल्ली में तख्ता पलटेगा, नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, ये हर्षवर्धन जी भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। चलिए, खैर समय समाप्त। तो यहाँ पर मुख्य मुद्दा यही था आज का कि क्या नीतीश कुमार आप निकले हैं इस पूरी विपक्षी एकता को साधने, और उनके साथ क्या अभी तो लोग मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले किसी ने कहा था कि फोटो ऑप बन के तो नहीं रह जाएगा। पहले भी कुछ उदाहरण देखे इस तरह। और देखिए, मुकाबला जहां है जिसके सामने और जैसे खड़े हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है उसको ये विपक्षी गठबंधन उस तरह की टक्कर दे पाएगा? थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती रहेंगी अभी अगले साल तक चुनाव से पहले, और तभी तस्वीरें बदलती भी रहेंगी, उस पर नजर रहेगी, चर्चा रहेगी। लेकिन आज की चर्चा अच्छी रही। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इसमें शामिल होने के लिए। नमस्कार।